देखो बेटा, समझिए इस बात को। ये जो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में पूरे ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स की और वेव ऑप्टिक्स दोनों की बात करते हैं। दोनों में याद रखना, जिसका ज्योमेट्री पर अच्छा पकड़ है वो इसे जल्दी समझ लेगा। इसमें ज्योमेट्री का बहुत खेल है, इसमें ज्योमेट्री का बहुत सारा आपको लगेगा कि हाँ इसमें काफी उसकी जरूरत है। तो अभी बेटा हमने कल हम पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन जो होता है तो वो प्लेन सरफेस से था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, सरफेस को थोड़ा सा कर्व कर देंगे, यानी कि स्फेरिकल कर देंगे। जब स्फेरिकल करते हैं तो उसके दो स्थिति बनती है, या तो वो कॉन्वेक्स फॉर्म में हो जाएगा या वो कॉनकेव में हो जाएगा। अब वो कैसे होता है उसको देखिए। तो अब आपका आज में हेडिंग है रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। इसमें देखो बेटा, देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डायग्राम बनाएंगे। मान लो ये ये इस तरह का, इस तरीके का अभी तक प्लेन था जो सब हमने कर दिया है। ये मान ये है और ये सरफेस है। मेन बात है कि वो आगे से स्फेरिकल है। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि ये फोर है। अब यहाँ से एक रे सीधी है, डायग्राम बेसिक बनाने की कोशिश करना। ये यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद हमें इस पर डालना पड़ेगा नॉर्मल, तो आपने ये नॉर्मल डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये रेयर से डेंस जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो ये थोड़ा सा नॉर्मल, ये यहाँ आकर के ये मिल गया, तो ओ है और एक रेस सीधी गई तो ये यहाँ पहुंच गई। तो क्या बन गया, ये ओ की इमेज कहाँ बन रही है, आगे पर। ये क्या है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जहां से इसका आपने इस पर डाला हुआ है। इसे आप मान लो पोल ई बोलेंगे इसको हम लोग सी। अब ये डायग्राम बना दिया आपने। आपने कहा कि ये इसको एक एंगल दे दो अल्फा, इसको एक एंगल दे दो बीटा, इसको एक एंगल दे दो गामा। इस डायग्राम को बना दीजिए। बस ये ध्यान रखना कि डायग्राम ऐसे बनना चाहिए जैसे कि मैंने बनाया है। बनते ही मुझे पता बोल देना।
सर बन गया। ओके, यहाँ पर ये दो मीडियम है, ये एयर है, ये ग्लास है, या और भी होता है। तो आपने देखना कि ये μ1 है और इसको आप μ2 मान लेना, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इसका μ2 है। हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the angles made by the incident ray, refracted ray and normal respectively with the principal axis, ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे आप देखो बेटा, एक ट्रायंगल देखो, फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को A। तो आप ये मान के चलिए, हाँ ये A है, तो देखिए ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक नॉर्मल और डाल दीजिए सीधा इसके ऊपर, तो इसे मान लो B। ठीक, अब देखो, देखिए इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपके लिए क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो क्या मिलेगा अपने को, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक, अब यहां आ जाएंगे। अब देखिए इन राइट एंगल, इन ट्रायंगल ACI, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, या R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, एक फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस, यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस। अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप समझ जाएगा। ये एंगल अल्फा है, अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये अपॉन ये अल्फा, यानी कि अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। ठीक, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा AB अपॉन BI, AB अपॉन BI, गामा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक, ये हो गया। फिर लिखना, सिंस B is very close to P, since B is very close to P, so point B
इज वेरी, क्या कहा था, फिर से बोलना बेटा, कोई लास्ट लाइन बोलेगा। Since B is very close to P. B is very close to P, यही लिखा है ना? Yes sir. ओके बस। तो बेटा क्या करोगे आप हर जगह पे जहां B लिखा है तो वहां पे आप क्या लिखोगे P, मतलब ये यहाँ 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 पर क्या आ जाएगा, ये P P और ये P। आप तीनों को अलग से लिखेंगे, मैंने उसी को कर दिया, ठीक है, आप नहीं लिखाओगे। हो गया? फिर लिखिए hence from equation first and second I is equal to, बेटा अल्फा कितना है ये लिखा हुआ है, AB अपॉन OP प्लस गामा ये लिखा हुआ है AB अपॉन PC। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब उसी वाले R गामा कितना है लिखा हुआ है AB अपॉन PC माइनस बीटा कितना है ये लिखा हुआ है AB अपॉन PI। इसे मानिए इक्वेशन नंबर 4। सर ये आपने बताया ना कि बी को अपन को पी से रिप्लेस करना है, तो फिर आपने इधर ए बी लिखा है, इधर ए पी नहीं होगा क्या? हाँ एक्चुअली क्या है कि उसमें इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि वो आपस में अभी चाहो तो लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए लिख रहे क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखवाया। वैसे चाहो तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हमारा एक्चुअली कंसर्न ये वाला था कि हम ये लंबाई को बी को पी मान करके हमको एक्चुअली क्या है कि हमको सारी लेंथ पी से नापनी है, इसलिए वो हमारा कंसर्न था। ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 1 μ2 इज इक्वल टू होता है sin I अपॉन sin R। ठीक, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक, फिर देखिए सिंस I and R is very small angle, therefore μ1 I is equal to μ2 R। sin I को I लिख देना, sin R को R लिख देना। ठीक है, हो गया। Now substitute the value of I and R from equation 3rd and 4th. Substitute the value of I and R from 3rd and 4th. क्या आ जाएगी? μ1 I की वैल्यू रखी हुई ये वाले AB अपॉन OP प्लस AB अपॉन PC is equal to μ2 AB अपॉन PC माइनस AB अपॉन PI। ठीक,
अगले स्टेप पे आप जानते हो एबी को कॉमन लेके काट देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है V1 1/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू μ2 1/PC माइनस 1/PI इक्वेशन नंबर 5। जैसा कि हमने कहा था ये सब कुछ न्यूमेरिकल का और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अप्लाइंग न्यू साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा ओपी क्या है? ओपी है बेटा ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस। ध्यान देना बेटा, आपने 10th में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को भी से करेंगे रिप्रेजेंट हमेशा, सेंटर को हमेशा आर से करते हैं, सेंटर के डिस्टेंस को आर से करेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या है ओपी मतलब यू डिस्टेंस, लेकिन इसका एक नियम होता है कि यदि आप उस सरफेस के लेफ्ट साइड में हैं तो आप नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड में है तो पॉजिटिव। और सिंपल कर दूं, यदि आपने जो डिस्टेंस मेजर करनी है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ रे तो पॉजिटिव होगा, और उसके उल्टी दिशा में लोगे तो नेगेटिव होगा। देखो यहाँ से इधर के जो भी डिस्टेंस होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि रे ऐसी जा रही है, और जो उसके उल्टा जाएगा उसको हम क्या देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ओपी है वो क्या है? यू तो है मगर माइनस यू है, जो पीसी है वो कैपिटल आर हो जाएगा, और जो पी आई है वो माइनस भी हो जाएगा। ये ओपी माइनस यू पीसी प्लस आर पी आई माइनस बी। ध्यान देना इस पॉइंट के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होंगे और राइट साइड के हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये वैल्यू आप यहाँ रखिएगा तो आप पाएंगे μ1 इज इक्वल टू 1 माइनस यू प्लस 1 आर इज इक्वल टू μ2 1 आर माइनस 1 भी। ओके, अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कैसे? माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन v। इसको यहाँ ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? ये यहाँ आने पर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आंसर आ गया इसका। बात समझ में आ गई आपको? क्या आंसर आ गया? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हो गया? साफ कर दूं? अब यहां पर बच्चों देखो, मैंने कहा था स्फेरिकल और मैंने जो बनाया वो कैसा था? कॉन्वेक्स था। अब मैं एक काम करता हूं, दूसरा बनाता हूं, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आपके काम छोड़ दूंगा, समझा दूंगा। ये कोई जरूरी, मैंने कहा स्फेरिकल तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्वेक्स हो सकता है, क्यों कौन की वो मतलब ऐसा हो।
डायग्राम बनाना चाहिए आपको। ये क्या हो गया P, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर मान लो O रखा हुआ है, यहाँ से ये रे गई, अच्छा अब ये जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका नाम कर दो, ठीक है ओके। तो ये एंगल क्या बन जाएगा आई। क्योंकि रे रेयर से डेंस जा रही है, बच्चों ध्यान देना, रेयर से डेंस जा रही है, इसलिए ये ऐसा होगा ये। तो ये एंगल क्या हो गया आगे। अब ध्यान देना बेटा कि ये रेयर से डेंस जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये उधर को बेंड हो गई यानी कि दूसरी रे सीधी जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, आगे जाके मिलने के इनके कोई चांस नहीं है, लेकिन पीछे लेके आओगे तो ये यहाँ पर भी मिल जाएगी और इमेज बनेगी यहाँ पर। ये क्या हो गया C, ध्यान देना ये एंगल R है। अब इसे मानना अल्फा, इसे मानना बीटा, इसको मानना गामा। इसके बाद की पूरी कहानी वही चलेगी, कौन सी वाली जो अभी हमने की थी। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने कहा ये एंगल है तो I प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस I इज इक्वल टू गामा, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा कर दोगे तो इससे कोई I इज इक्वल टू और R इज इक्वल टू आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ, I इज इक्वल टू म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin I लिखेंगे। फिर से वही करेंगे कि I और R इज वेरी स्मॉल एंगल तो इसको आप हटा देना, तो क्या आ जाएगा म्यू1 sin I इज इक्वल टू म्यू2 sin I। फिर आप अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब उसके वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि वो वैल्यू फिर से आ जाएगी। फिर आप वही कहेंगे कि यहाँ पर ये नॉर्मल आएगा तो आपने इसको आपने b मान रखा है, तो आप क्या कहेंगे b इज वेरी क्लोज टू p, और फिर से आप उसकी वैल्यू को रखेंगे, सब कुछ कटेगा, यहाँ पर ये दो p हो जाएगा, ये pi c आएगा और pc। ध्यान देना पिछले वाले केस में u नेगेटिव था जबकि बीटा और गामा वो V और R पॉजिटिव थे, मगर इस वाले केस में तीनों ही नेगेटिव आएंगे, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव और R भी नेगेटिव। लेकिन जो लास्ट में आंसर आएगा वो आंसर वही होगा, ध्यान देना बेटा, वो आंसर वही होगा जो भी हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्या होगा आंसर, म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। मीनिंग चाहे वो स्फेरिकल में वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, फार्मूले में कोई अंतर नहीं आता, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ सरफेस, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। समझ में आ गया आपको? तो ये था, इसलिए फोटोकॉपी है, बस एंगल का अंतर है, वो ध्यान रखना बेटा, एंगल का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें ध्यान दो, पिछले वाले में जो इमेज बन रही थी वो इमेज रियल थी, इसमें जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे ये काम करता है। अब यहां से शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान दो बच्चों, इसको बड़ा साफ लगाऊं मैं। हाँ, अब ध्यान देना, इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात, शुरुआत में आपने कहा सरफेस प्लेन था, उसमें बताओ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। फिर आपने क्या किया, इसको आप ऐसे कर दिया या आप इसको ऐसे कर दिया, कोई एक है ना, गोल कर दिया, लेकिन एक तरफ से किया था।
अब आप क्या कर रहे हैं, उसको दोनों तरफ से गोल कर रहे हैं, मतलब उसके दोनों सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल। तो जब ऐसा हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं लेंस। तो लिखिए, हेडिंग डालिए लेंस। लेंस। तो कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज लेंस, कोई यदि आपसे पूछता है व्हाट इज लेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए सर कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। Lens is a transparent medium which is bounded by at least one spherical surface. मतलब दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो लिख लो, याद ना रहे तो भूल जाओगे, तो लिखिए, क्या लिखोगे, लेंस इज अ transparent medium which is bounded by at least one spherical surface. हाँ बेटा श्रेयस बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे सर स्फेरिकल सरफेस वाला आपने बोला, तो सर उसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेट ही प्लेन मिरर हो, बस उसके अंदर ग्लास की डेंसिटी अलग अलग हो, बीच में बहुत डेंस हो, साइड में कम डेंस हो, तो उससे टर्न हो जाएगा? हाँ बेटा, वो जो तू पूछ रहा है वो स्पेशल केस है बेटा। अभी मैं आपको पहले से जस्ट ये तो बता दूं कि लेंस होता क्या है, वहां तक पूछूं बताऊं, है ना। ये वो जो तू पूछ रहा है वो उसकी स्पेसिफाइड वो उसके ऑप्शंस है, वो कि इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम इसमें इतना पढ़ रहे हैं कि लेंस क्या होता है, फिर भी नेक्स्ट स्टेप हम लोग वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो तू कह रहा है ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अभी तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन आएंगे, इसमें लेंस भी होगा और मिरर भी होगा। तो ये तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। ये 6 तरीके के होते हैं, ध्यान देना बेटा। इट इज ऑफ 6 टाइप। कौन कौन से, सिर्फ देख लीजिएगा। पहला होता है, इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, और एक को हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दोनों कॉन्वेक्स हैं, इसमें एक प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, इसमें एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स। चौथा होता है डबल कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस या सिंपल कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, और तीसरा छठवां होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स। तो ये 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें ये दोनों पढ़ने हैं, ये दो। इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, जिसके दोनों सरफेस, हाँ ये ध्यान रखना, ये दोनों सरफेस है, तो इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो सेम हो। मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ऐसे नहीं हो सकते। ये भी संभव है कि एक ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, और पतला ये भी कॉन्वेक्स है। जरूरी नहीं है कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, सेम हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, तो यही अपने आज के लिए आपको समझना है। अब इसमें भी एक लेंस फार्मूला आता है, इसमें एक लेंस फार्मूला आएगा, जिसे कि हम लोग
लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, है ना। हाँ, पहले हम लोग देखो, ये आपने कहा ये एक लेंस हो गया, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये लेंस है, इसमें दो फोकस होंगे, एक ये हो गया, ये हो गया, ये इसके बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, अब क्या हो जाएगा, ये रे सीधी में कहाँ से जाएगी, फोकस। दूसरी को निकाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहाँ पहुंच गई, यहाँ। तो आप देखिए इस एबी की जो इमेज बनी है वो कहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्योंकि ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, तो ठीक। अब यहाँ पर गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ए बी हो, इसको आप सी मान लो, ये तो एफ तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर है कि नहीं, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है, जो है बता दो। ये दोनों सेम एंगल है, ये एंगल भी सेम है 90 का है, इसलिए ये आपस में सिमिलर होंगे। आपको आप 9th 10th में कहीं पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आता है। तो मैंने कहा ए बी या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, सी ओ एफ 2 और ए डैश बी डैश एफ 2, ये भी सिमिलर है कि नहीं, ध्यान दो बेटा। सी ओ एफ 2 ए डैश बी डैश एफ 2, ये भी हो रहे हैं सिमिलर, क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों में वर्टिकल अपोजिट है, ये 90 का हो रहा है। यहाँ पर फिर से इक्वल हो जाएगा ये अपॉन ये, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन सी ओ इज इक्वल टू एफ 2 ए डैश अपॉन ओ एफ 2। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखते हुए कि सी ओ ए बी के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या है, हर अलग में ए बी हो जाएगा। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ए डैश बी डैश ए बी, तो इन दोनों को आपने ऐसे कंपेयर किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एफ 2 ए डैश अपॉन ओ एफ 2। बच्चों एक नियम होता है, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जो भी लेंथ हम मेजर करते हैं वो या तो पोल से करते हैं या ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। तो समय ओ है, इसमें नहीं अकेला, इसमें F2A डैश है, तो हम F2A डैश को OA डैश माइनस OF2 लिख सकते हैं। F2A डैश को हम लोग OA डैश माइनस OF2 लिख सकते हैं। तो आपने लिखा OA डैश अपॉन OA इज इक्वल टू OA डैश माइनस OF2 अपॉन OF2। बस अब देखिएगा OA डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, V, क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस V, तो आपने कह दिया ये V। OA लेफ्ट साइड में है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
क्या हो गया, v अपॉन u इज इक्वल टू OA डैश अगेन पॉजिटिव v माइनस OF2 फोकल लेंथ f v माइनस f OF2 f। जैसे ही आप ये रखी वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो VF इज इक्वल टू UV माइनस UF। इसको UVF से डिवाइड कर दो पूरे को, UVF तो VF से ये VF कट जाएगा, UV से ये UV कट जाएगा, UF से ये UF कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन V। कहीं गलती हो रही है क्या? हाँ गलती हो रही है, ये था माइनस का, ये माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस U 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V। इसको यहां ले आओ तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये इसका रिलेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये कोई खास बात नहीं है, ये आपका पढ़ा हुआ है 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है इसको। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको हम बोलते हैं लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन भी बोल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हाँ फिर ठीक है बच्चों, शेष हम लोग कल पढ़ते हैं, कल मीन्स परसों पढ़ते हैं। थैंक यू सर।